प्रिंसिपल क्या है इसका, पहले जान ले। पोटेंशियोमीटर किस तरह का दिखता है। लैब में पोटेंशियोमीटर हर जगह रहता है, जो फिजिक्स का लैब होगा वहाँ पे। पोटेंशियोमीटर में एक तार होता है जो एलवाइस का बना होता है, मैग्नेट का जनरली बनाया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ये इस तरह का मीटल का तार इस तरह से कार्डबोर्ड पे लगा हुआ आपको दिखेगा इस पॉइंट पे। इस दो जो सिरा दिख रहा है आपको, इस दोनों सिरों पे हम टर्मिनल को जोड़ेंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल इसी दो सिरों पे जुटेगा। ये 10 मीटर 15 मीटर अलग अलग लंबाई का होता है, और जितना ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है हमें, यानी जितना अच्छा आप चाहेंगे, जैसा मेजरमेंट चाहेंगे, सेंसिटिविटी अगर बढ़ाना है तो इसका लेंथ बढ़ाना होगा। अभी एक फॉर्मूला आएगा, उससे पता चलेगा। पोटेंशियोमीटर मेनली है पोटेंशियल डिफरेंस, या कहें आपकी पोटेंशियल मेजर करने के लिए। सेल के पास ईएमएफ होता है, तो सेल के ईएमएफ को आप या तो वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे, या तो फिर पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर से जो मेजरमेंट आता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर का मेजरमेंट होता है। उसके पीछे कारण है कि पोटेंशियोमीटर में जो पावर सप्लाई दिया जाता है इस सर्किट को, वो अलग से पावर सप्लाई को दिया जाता है। यानी जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, यानी जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं ईएमएफ का, उससे इस सर्किट में करंट का कोई लेना देना नहीं। बाहर से हम इसमें एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, रियोस्टेट हम लगाएंगे इसमें। रियोस्टेट जानते हैं आप लोग, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है रियोस्टेट को, यानी करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो करंट कंट्रोल करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया। ऐसा अमीटर का इसमें कोई रोल है नहीं। इसके बाद इसमें हम पावर सप्लाई दे देंगे, और पावर सप्लाई को ला करके हम बी टर्मिनल, अगर हमने इसको ए कहा है, इसको बी कहा है, तो एक सिरा जो होगा निगेटिव वाला वो ए पर कनेक्टेड होगा, और बी वाला सिरा पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। अब इसमें हमें कंपैरिजन करना होगा, किसका? तो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो एक प्राइमरी सर्किट हम बना रहे हैं पहले, उसके बाद हम सेकेंडरी सर्किट बना करके, यानी एक तरीका होगा, इसी तरीके से हम दोनों को समझेंगे। ये हमारा कार्डबोर्ड पे बना हुआ इस तरह का मेटल का तार होता है एलवाइस का, तो कि उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। अब देखिए बी वाले पॉइंट पे हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा मेटल का जो वायर है उससे। ये प्राइमरी सर्किट है। इसमें फिर हम अब सप्लाई करेंगे, 2 ठो सेल लगा देंगे इसमें, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मेजर करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। इससे क्या किया जाएगा, सो देखिए, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा एक हमारे पास। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि चेंज करना। दिख रहा है, साफ क्लियर है? हाँ ठीक। तो इस सर्किट में हम देखेंगे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं एकदम आसानी से। देखते हैं V बराबर IR होता है, V बराबर IR। यहाँ गैल्वेनोमीटर से क्या पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर क्यों जोड़ा गया है? गैल्वेनोमीटर जोड़ने के पीछे ये कारण है कि करंट यहाँ से आएगा, हो सकता है इस गैल्वेनोमीटर से होकर के इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हम IG कैलकुलेट करना चाहेंगे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है, कि जिसमें कि करंट गैल्वेनोमीटर से होकर के नहीं जाता है, वो पॉइंट हमें खोजना है। नल जब पॉइंट खोजना है, नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो डिफ्लेक्शन खोजना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बताता है कि करंट किस दिशा में जा रहा है। अब ये हर एक पॉइंट पर, ये जॉकी की सहायता से हमें हर एक पॉइंट पे इसको टच करवाएंगे और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस से पता चलेगा कि किधर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस में अगर यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ लो है, तो डिफ्लेक्शन आपको इस तरह से मिलेगा, करंट ऐसे जा रहा है। इसके अपोजिट अगर करंट इससे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन उल्टा मिलेगा। तो गैल्वेनोमीटर का ये यूज है। अभी हम देख रहे हैं कि V=IR होता है। अब इसमें R दिया हुआ है नहीं, ये मेटल का जो स्ट्रिप लगा हुआ है, जो वायर लगा हुआ है, उसका पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस पता होता है।
या कहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता होता है, तो R की जगह पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई, और R की जगह पर हम लिखेंगे रो L बाई ए, जो हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाला, वो R प्रोपोर्शनल A R इनवर्सली 1 बाई ए, या हम दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो L बाई ए, या R इज इक्वल टू रो L बाई ए, या हम रो निकालना चाहें तो आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू, हाँ तो हम यूज कर रहे हैं इसका, रो का नहीं आर का हम यूज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इतना मिलेगा, लेंथ पता होगा 10 मीटर 20 मीटर, अलग अलग जो जरूरत होगा मेजरमेंट कर लेंगे कहाँ पर नल पॉइंट मिल रहा है। एक हमारे पास एल लेंथ मिलेगा, और बाकी यानी ये मेजरमेंट हमें पता होगा कि ये 100 सेंटीमीटर पे मिल रहा है या 200 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। L1 पता होगा और L2 पता होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है? सर्किट में जो हम करंट फ्लो करवाएंगे वो I कांस्टेंट होगा, और उसी से हम कंपैरिजन करेंगे, एक कांस्टेंट I ले लेंगे, वेरिएबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी I को कंट्रोल करने के लिए ही तो ये रियोस्टेट लगाया गया है। लेकिन एक सिचुएशन में हम कहेंगे कि रो तो हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि जिस मटेरियल का बना हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ये किस चीज का बना होता है, मैग्नेट का जनरली बनाया हुआ होता है इसमें। अब ए तो कांस्टेंट है, यानी जो तार का रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहिए, रेडियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कहिए, लेंथ कहिए, वो तो कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है। एल हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में कम ज्यादा हो, क्योंकि नल पॉइंट कहीं ज्यादा कहीं कम मिल सकता है, तो आई तो लेकिन कांस्टेंट होगा जितना हम आई सप्लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल के अभी कांस्टेंट हटा दीजिए, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं, V मतलब वोल्टेज ड्रॉप आप कह सकते हैं कि लेंथ के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे मान लिया जाए कि 10 वोल्ट का बैटरी हमने सप्लाई कर रखा है और 10 मीटर लेंथ है इसका, तो हम कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल होगा, यानी अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 0 वोल्ट है, यानी ये 1 1 1 1 करके घट जा रहा है। तो 10 वोल्ट 10 मीटर लंबाई का है, यानी 1 मीटर लंबाई में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, तो 1 वोल्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल L होगा, यानी वोल्टेज जो होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के एल, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ विशेष बहुत अजीब सा चीज नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, किसी चीज का चेंज होना, चेंज होने को आप ग्रेडियंट कहेंगे। तो K चेंज को इंडिकेट कर रहा है, V किसके साथ चेंज हो रहा है, L के साथ चेंज हो रहा है। या आप क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू V बाई L, ऐसा लिख सकते हैं आप। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या वोल्टेज चेंज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज पर यूनिट लेंथ आप कह सकते हैं K को, जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे हम, ये प्राइमरी से सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में अगर कंपैरिजन करना होगा तो किसका कंपैरिजन करेंगे, कहीं क्या नाम ही से लग रहा है पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहिए चाहे ईएमएफ कहिए, उसको हम कंपैरिजन करेंगे या निकाल भी सकते हैं। हम कंपैरिजन से ही तो निकालेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, उसमें E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ये हमारे पास आएगा, दिख रहा है। हाँ, तो इसके बाद हम कंपैरिजन देख लेते हैं, दो सेल का कंपैरिजन क्या होगा। सो सर्किट वैसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पर 2 सेल लगाएंगे जिसका ईएमएफ हमें मेजर करना है। ध्यान रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुटा हुआ होगा, अगर नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ मतलब कि इससे ये लड़ाई करने लगेगा। लड़ाई करने का मतलब कि अगर हम इस तरह से 2 सेल जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अगर इस तरह से जुड़ा हुआ हो, अगर ये 3 वोल्ट है ये 1.5 वोल्ट है, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास 1.5 यानी 1.5 वोल्ट आएगा,
क्योंकि ये अपोजिट टर्मिनल के साथ अटैच है, इसलिए 3 को ये रोकेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। अब अगर ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता, ये 3 होता और ये 1.5 होता, यानी इसको हम कहते हैं 4.5 वोल्ट हमारे पास आएगा। तो यहाँ कंडीशन ये भी लागू होगा, क्योंकि देखिए बेसिक कुछ चेंज होता नहीं है, कोई रूल नया आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक रूल को ब्रेक करके आएगा, नहीं आएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब ये इस तरह से देखिए पूरा सर्किट पूरा कर रहा है इस तरह से। अब अगर हम इसमें एक और सेल लगा दें तब क्या होगा, ये यहाँ पर एक की हम लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक की यहाँ लगा हुआ होगा, की लगाइए पहले इसको। उसके बाद गैल्वेनोमीटर अटैच कर दीजिए दोनों। अब गैल्वेनोमीटर से होकर के जॉकी से अटैच होगा ये। अब देखिए बात ये है कि एक कंडीशन में आप एक ईएमएफ वाले को, यानी इसको E1 नाम दे दीजिए, इसको E2 नाम दे दीजिए। फर्स्ट केस में इसको आप ओपन रखिए, यानी इसको भूल जाइए कि है भी। ये जो की आपने लगाया है इसको ऑफ कर दीजिए। दूसरे केस में इसको ऑफ कीजिए, यानी एक केस में इसको ऑफ कर दीजिए, मानिए नहीं है, गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट जाएगा और एक नल पॉइंट मिलेगा, जॉकी को आप टच करवाएंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिले। उसके बाद दूसरे केस में इसको आप इग्नोर कीजिएगा, यानी इसको आप ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद इससे करंट होकर जाएगा, फिर एक लेंथ मिलेगा आपको। अगर मान लिया जाए कि E1 के लिए L1 लेंथ पे नल पॉइंट मिल रहा था, यानी IG = 0 हो रहा था, 0 डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा था। एक दूसरा सिचुएशन आ रहा है E2 से, हो सकता है ये L2 लंबाई पर ऐसा हो, डिपेंड करता है कितना वोल्टेज कितना है। अगर इसका वोल्टेज कम होगा तो जल्दी ये मिल जाएगा हमें नल पॉइंट, वोल्टेज इसका ज्यादा होगा तो दूर जाके नल पॉइंट मिलेगा। क्योंकि पोटेंशियल बैलेंस कहने का मतलब पोटेंशियल बैलेंस करना है। एक और बात, अगर इसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे इसका वोल्टेज हमेशा कम रहेगा। ये दोनों कंपैरिजन हो रहा है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो प्राइमरी सर्किट का सेल है उसके सेल के पोटेंशियल से कम होगा सेकेंडरी सर्किट का। इसको प्राइमरी सर्किट मानिए और ये सेकेंडरी सर्किट मानिए, इसका कम होगा, तब कंपैरिजन कर पाएंगे। क्यों? मान लिया जाए कि 10 वोल्ट ये है और ये 15 वोल्ट का हो जाए, तो अगर पर यूनिट लेंथ है या 1 मीटर पे 1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप था और ये 15 वोल्ट का है, तो नल पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए 15 मीटर लंबा चाहिए, तब नल पॉइंट हमारे पास मिलेगा। इसीलिए हमेशा इससे कम वोल्टेज होगा E1 E2 का। तो कंपैरिजन करेंगे तो मान लिया जाए हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिलेगा। अभी हमने देखा जो रिजल्ट आया था V = KA, यहाँ से जो कह सकते हैं कि ये EMF ही मिल रहा था हमारे पास, V क्या था, EMF था, तो EMF E1 = क्या आप KL1 कह सकते हैं या E2 = KL2 बोलेंगे इसको आप। इक्वेशन 1 बनेगा, इक्वेशन 2 बनेगा, इक्वेशन 1 और 2 को कंपैरिजन करेंगे तो हम इक्वेशन 1 और 2 क्या मिलेगा हमारे पास, E1/E2 = KL1/KL2, एक खत्म हो गया, यानी E1/E2 = L1/L2। इससे हमें पता चल पाएगा कि किसका EMF ज्यादा है। अब मान लिया जाए कि इसमें हम स्टैंडर्ड सेल ले लिए। स्टैंडर्ड सेल मतलब कि जिसका EMF लूज ना हो पूरे सर्किट में, पूरे कैलकुलेशन में, जब तक चल रहा है कंपैरिजन, जब तक रिजल्ट हम ले रहे हैं, तो EMF ड्रॉप नहीं हो, उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। EMF ड्रॉप करने का तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। तो E1 अगर गिवन है तो E2 हम निकाल लेंगे। मान लिया ये 1.5 वोल्ट है, लेंथ तो हमारे पास आ ही जाएगा क्योंकि ये लेंथ इंडिकेट किया रहेगा, मीटर ब्रिज जैसा ये बना हुआ रहेगा। मान लिया 2 मीटर लेंथ का हो सकता है, ये 1 मीटर लेंथ का हो सकता है, 1.5 मीटर लेंथ का हो सकता है पोटेंशियोमीटर। तो E1 अगर पता है तो E2 हम निकाल लेंगे, E2 पता है तो E1 निकाल लेंगे। या तो हम कंपैरिजन भी से कर ले रहे हैं और ये E1 E2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सेल का, उसमें कुछ नहीं होगा, एक रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग, E2 के जगह पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।